लीडर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं क्या? पहले घर था, बेसिक नीड में आता था। एट द टॉप देयर सेंट्रल गवर्नमेंट, देन कम्स द स्टेट गवर्नमेंट, देन कम्स द लोकल बॉडीज। जिस इंडस्ट्री में बैरियर नहीं ज़्यादा होते वहाँ पर प्लेयर्स, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स आ जाते हैं, स्पेशली इन महाराष्ट्र और स्पेशली इन पुणे। आप नहीं खरीद रहे हो, किसी और ने तो खरीदी है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द इक्वेशन। आज के हमारे पॉडकास्ट के थ्रू वी विल ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ रियल एस्टेट एंड गेट टू नो द अदर साइड। फॉर दैट वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, मिस्टर इसरार खान। ये पिछले 30 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच बट करेंटली इज अ ग्रुप CEO ऑफ अ एस्टीम्ड पुणे बेस्ड कंपनी। सो वेलकम टू आवर शो सर। Anushka, first of all, I'm privileged to be here with all of you, and especially once it is first is significance of everything. So the respect जो आप लोगों ने सम्मान दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। सर, हम आपके बारे में जितना जानते हैं, आपने अपनी लाइफ जर्नी आगरा से शुरू की एंड करेंटली यू आर वर्किंग इन पुणे। आपने ग्रेजुएशन साइंस में की, लेकिन आप एक CS प्रोफेशनल है। आप पहले इंडियन एयरफोर्स में थे एंड नाउ यू हैव लैंडेड इनटू टोटली डिफरेंट सेक्टर विच इज़ रियल एस्टेट। तो आपने लाइफ का ये जो वाइब्रेंट सा पोर्टफोलियो बनाया है, आज मुझे पहले उसके बारे में जानना है। जर्नी लाइफ की क्या होती है कि यू कांट सी थिंग्स लुकिंग फॉरवर्ड। स्टीव जॉब का एक कोट है, आप देखेंगे। जर्नी आप बैकवर्ड जब देखते हैं तब लगता है कि शायद ऐसा यू कैन कनेक्ट द डॉट लुकिंग बैकवर्ड। तो जब मैंने एक छोटे से गांव में एक्चुअली मेरा बर्थ हुआ और मैं किसी बोल भी रहा था, मैं तो जहाँ पर पैदा हुआ वहाँ पर रनिंग वाटर और बिजली भी नहीं थी। तो हम लोग एक लैंप होती है ना, लैंप से पढ़ते थे। एंड जैसे चीज़ें बड़े ही आ गए, मैंने साइंस में ग्रेजुएशन किया। सम ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड कि यार एयरफोर्स में चला जा। तो ही इज़ डॉक्टर नाउ, he suggested me to come to this part, and somehow I came to Air Force as a administrative branch of the Air Force. Air Force में आने के बाद I was obsessive with something कि I'm meant for bigger and better things in life. So that kept me pushing. Did my company secretaryship, did my law, did my PG diploma in management, multiple more degrees. As we talk, I am pursuing MA psychology. So when we are putting first foot forward on any of the journey, आप ये नहीं जानेंगे कि आप कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जब जो वक्त आप कर रहे हैं उसको बड़े अच्छे से करो। धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। और एक चीज़ के बाद क्या होता है, कोई भी काम करते करते आपको स्टेग्नेशन लगता है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। एंड होता क्या है कि उस चीज़ में जाके आपको लाइफ में कहीं ना कहीं एक अपने आप को चैलेंज क्रिएट करना पड़ता है कि भाई फॉर एग्जांपल अभी आज मैं CEO हूँ, गॉड हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। नाउ हाउ डू आई स्ट्रेच माई सेल्फ फर्दर। स्ट्रेच करने के लिए देन ओके देयर समथिंग। Now anyone sitting ideal means sitting at one place can create a contact. कंटेंट क्रिएशन जब आप करोगे तो आप पढ़ोगे तो उसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। सो जब भी जिस स्टेप पर आप हैं, आप कोशिश करें वहाँ पर कैसे बेहतर कर सकते हैं और आप अपने आप को स्ट्रेच कितना कर सकते हैं। आप थोड़ा सा साइंटिफिकली ये बोला जाता है कि आप जितना कर रहे हो उससे आप उस टाइम में 117% ज़्यादा करने की आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती है उस टाइम में। आप थोड़ा सा, हाँ, इसको आप स्टेट ऑफ फ्लो की जो बात है ना, एक बुक है इसके ऊपर, मिहाई चिक्सेंटमिहाई, थोड़ा चेकोस्लोवाकियन और हंगेरियन मूल के ऑथर हैं, उसके ऊपर बड़ा रिसर्च है कि आप स्टेट ऑफ फ्लो में अगर जाना चाहते हैं तो जो स्थिति है आपकी, जैसे आपको टेनिस खेलना, एक बच्चे को बिल्कुल नहीं आती, आप उसके साथ खेलेंगे तो भी मज़ा नहीं आएगा। और आप
राफेल नाडाल के साथ जाएंगे तो भी जल्दी से हार जाओगे। तो देखा जाता है कि आज मेरी जो कैपेसिटी है, इसको करंट कैपेबिलिटीज का जो कंसेप्ट बोलते हैं, करंट कैपेबिलिटीज से आप अपने आप को 12 से 15% के ऊपर लेके जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट क्रिएटर बना रहता है। वो आज मेरा 100 हो गया, कल 112 हो गया, उसके ऊपर पुश किया। तो लाइफ भी ऐसी रहती है कि आप जहाँ पर हैं, जैसे भी हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, स्पोर्ट्स में, एनीवेयर, आप थोड़ा सा कीप पुशिंग योरसेल्फ। तो ऐसे ही मेरा भी जर्नी रहा, जहाँ पर भी रहा हूँ, जैसे भी रहा हूँ, थोड़ा सा पुश करता रहा, एक स्टेप एक्स्ट्रा लेता रहा। जो कॉल ऑफ ड्यूटी है उसके बियॉन्ड में आप अपने आप को पुश करते रहें। केवल मुझे करियर से ही रिलेटेड चीज़ों को देखोगे तो हो सकता है होलिस्टिकली लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप जहाँ पर हैं, जैसे हैं, वहाँ बेहतर करें और तो एक एक स्टेप आगे लें, चीज़ें बेहतर बनेंगी। और आज भी जहाँ पर भी हूँ, जैसे भी हूँ, मैं आज भी सोचता हूँ कि आई एम स्टिल मेंट फॉर बिगर एंड बेटर थिंग। कि कैन आई अभी ऑलमोस्ट आई हैव रीच अराउंड 90,000 प्लस, आई थिंक आई कैन रीच टू मिलियंस, आई कैन रीच टू। सो ये आज मीन्स जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपने आप को स्ट्रेच करते रहें। और एक मैंने अपने आप के लिए टर्म जो कॉइन किया है, रूथलेस परसिस्टेंट। काम शुरू तो सब कर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते और उसको सस्टेन नहीं कर पाते। डिसिप्लिन खो जाता है, फोकस खो जाता है, और कुछ और भी चीज़ें हो जाती है रास्ते में, तो हम रास्ता भटक जाते हैं, फोकस खो जाता है। तो ऐसे तो आगे आगे चलते ना, एक एक स्टेप। और आपने आपकी जर्नी को क्या नाम दिया, बट यू आल्सो सेड रूथलेस परसिस्ट। हाँ, दैट इज वन वर्ड आई कॉइन फॉर माई सेल्फ, रूथलेस परसिस्टेंस इन लाइफ। एंड क्या होती है कि गॉड, अलग अलग मैथोलॉजी में ये है कि एक ज़िंदगी, दो ज़िंदगी, लेकिन एक बड़ी प्रूवन है, सामने दिखती है। दूसरी का तो भाई यकीन और विश्वास की बात है, एक तो सामने दिखती है। तो मैं सोच रहा था अगर मैं नेक्स्ट फेज इज राइटिंग ए बुक, तो आई वाज सर्चिंग फॉर टाइटल। बोले ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा कुछ मैं कंसेप्ट बनाऊं कि लाइफ भगवान ने दी है तो वो एक ज़िंदगी है, लेकिन आप एक ज़िंदगी को कितनी ज़िंदगियों को बराबर जी सकते हो, वो आपका चॉइस है। आप एक ज़िंदगी आए, भगवान ने पैदा किया, आए चले गए। आप ज़िंदगी में आए, कुछ सीखा, लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाई। एक मैं रिसेंटली अभी आई थिंक टुडे ओनली रतन टाटा साहब का कोई इंटरव्यू सुन रहा था, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिकॉल्ड इन लाइफ। एंड बड़ा प्यारा सा जवाब है, और आई थिंक एवरी वन शुड जस्ट एक अगर उस दिशा में मूव करता है, आई शुड बी नोन एज ए पर्सन हु मेड डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द पीपल। हमारी वजह से, हमारे इस धरातल पर आने की वजह से, इस पृथ्वी पर आने की वजह से कुछ की ज़िंदगी में डिफरेंस लेकर आया और बेहतर के लिए लेकर आया। हाँ, तो ये भी जो लाइफ का ये फेज़ है, इस पर तो कोशिश यही है कि लोगों की लाइफ बेहतर कर सके, चाहे आप एज ए CEO सिटिंग देयर, एज ए कलीग सिटिंग देयर, एज ए फ्रेंड देयर, और एज ए पर्सन हु इज़ एबल टू रीच टू मल्टीपल ऑफ द पीपल। अगर लोग आपकी बात में यकीन करके, मान के, फॉलो करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, आई थिंक यू मेड ए डिफरेंस इन लाइफ। So that is the concept in life. And till now, whatever I think I always say कि I have not achieved in life. It is Almighty who selects you कि आप कुछ चीज़ें बेहतर करेंगे लाइफ में, और वो गिफ्ट देता है आपको। आप अपनी पूरी सिंसियरिटी से उसको इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें, और कभी एरोगेंस नहीं लें लाइफ में। एरोगेंस जहाँ तक आती है तो वो दैट इज़ बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द लाइफ। अपने करते रहें, सिंसियर आप ये रखें कि आप लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आई थिंक दैट इज अ मंत्र। What an insightful thing you have, more than expected, but nice. But I liked your ruthless, persistent. Yeah. So one more question. One more question. I meant to say one question from your this thing. How you are pushing yourself
for academic study. So reading a book is one thing, but doing academic studies. So you went to Air Force, then post Air Force you started your LLB, etc. So now And currently also you are doing MA in MA. psychology. Before this, I completed MA in education last year only. तो क्या रहता है कि मुझे यहाँ से जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं और मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैं समाज को, लोगों को एक सिंपल भाषा में बता सकता हूँ। किताब में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, वो किताब में कोई लिखी हुई चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस को उसमें ऐड करके एक सिंपल सी भाषा में बता सकते हैं किसी को। एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हुए, नोबेल लॉरियर रिचर्ड फेमन, वो बोलते हैं कि आप कितने बड़े ज्ञानी इससे मतलब नहीं है। आप किसी 5 साल के बच्चे को समझा सकते हैं आप ज्ञानी। 5 साल के बच्चे को समझाना डिफ़िकल्ट काम होता है। 5 साल के बच्चे को अगर कोई चीज़ आप समझा पाते हैं, इसका मतलब अपनी चीज़ें खुद समझिए, तभी समझा पाओगे ना। आपने रटा हुआ तो नहीं समझा पाओगे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि मेरा पढ़ने का या जो रेगुलर स्टडीज़ करने का क्या होता है कि आपने पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ आपको एक डिग्री भी मिल गई तो एक क्रेडिबिलिटी आती है कि आपने पढ़ा, आपने अच्छे से पढ़ा। तो अब जब पढ़ ही रहे हो तो एक डिग्री भी ले लो साथ में। दैट इज़ द वे, सो दैट एड्स क्रेडिबिलिटी टू योर लाइफ। सो आप पढ़ें, पढ़ के अपने एक्सपीरियंस के साथ में। but how do you separate time? How do you get time, sir? That is one more. हाँ, दैट इज़ द वन थिंग। इसके लिए मैं बताऊंगा, आप ज़िंदगी में वो सब कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए आप करना चाहते हैं, जिसकी आपके पास इंटेंट है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ज़िंदगी में ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं आप, बहुत सी चीज़ें आती हैं। एक एक्सट्रीम ओनरशिप का एक कंसेप्ट है, जोकोविक एक करके राइटर हैं, एक्स नेवी सील वाले। तो मेरा अपना मानना है कि लाइफ में आप प्रायोरिटी डिसाइड करें और उनको एग्जीक्यूट करें। आपकी 1000 ख्वाहिशें होंगी करने की, 1000 ख्वाहिशें तो कर नहीं सकते। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ में? आपकी प्रायोरिटीज़ आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी कैरियर, मैनी मोर से। तो ये जब आपने डिसाइड कर लिया, फिर आपको लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। इससे मिसनोमर ज़िंदगी में कोई टाइम नहीं। नेवर यूज द वर्ड टाइम मैनेजमेंट, इज़ बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट। टाइम तो वही रहने वाला है। अंबानी के पास भी उतने हैं, अडानी के पास भी उतने हैं, मेरे जैसे बंदे के पास भी है, सामने वाले बंदे के पास उतनी है। विद इन दैट टाइम हाउ डू यू मैनेज योर सेल्फ? उसके लिए क्या है, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने पड़ेंगे। नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, उसको हटाना पड़ेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं कि सर आप इतने बिजी होने के बाद आप इतना कंटेंट कैसे क्रिएट कर पाते हो? अभी मैं सीक्रेट बताता हूँ कि मेरी गाड़ी में एक डायरी रखी हुई है, मेरे घर में एक डायरी है और एक टेबल पे मेरी डायरी रहती है। तो मुझे जब भी कोई थॉट आता है तो मैं लिख लेता हूँ। तो पहले जो भी काम करे उसको कंसोलिडेट करना सीखो लाइफ में। होता क्या कि आया, आप कुछ टाइम याद आया, उसके आप भूल जाओगे। सो अभी मेरे पास 3, मोस्टली मैं इन्हीं 3 जगह पे रहूँगा। ऑफिस में रहूँगा, गाड़ी में रहूँगा, घर पे रहूँगा। तो जब आ जाए तभी लिख दो पहली चीज़। कभी रात में भी आता तो लिख लेता हूँ जाके। दूसरी चीज़ क्या है कि आज के ज़माने में, टेक के युग में, आप फिजिकल बुक नहीं पढ़ पाते, ऑडियो बुक है। ऑडियो बुक्स में से भी तो अगर जब आप गाने का शौक़ नहीं है तो आप ऑडियो बुक सुन लो। ऑडियो बुक सुन लिया तो उसको, अभी जब मैं गाड़ी में बैठा हूँ ऑडियो बुक के पॉइंट बना लिया आपने, और उस टॉपिक पे आपने फिर उसको समराइज़ कर लिया। अब आपको पता है, उसको जस्ट बोलना कैमरे के सामने, हो गया। हफ्ते में कितनी देर लगती है? 10-15 मिनट का टाइम निकालना आपने। तो मैं व्हीकल में, जैसे टाइम है व्हीकल में, जब आई एम ट्रैवलिंग, तो मोस्टली फ़ोन पे बात नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रोडक्टिवली हाउ कैन आई यूज इट, ठीक। फिर इफ़ आई एम गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक अलोन, तो 50% ऑफ टाइम मैं नेचर की तरफ देखूँ, 50% ऑफ टाइम आई लाइक टू सी कि मैं अपना ऑडियो बुक सुन लूँ। तो धीरे धीरे क्या होता है, आप देखेंगे जो टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं ना, आपको लगता है अरे इस पर भी टैक्स लग गया आपको। तो ऐसे यू नीड टू बी एट लुकआउट कि आपके पास कौन सी एवेन्यूज़ हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द पर्पज़ यू इंटेंट। तो आप यूटिलाइज करते रहते हैं।
तो एक बार जब इंटेंट बहुत क्लियर होता है, पर्पज़ बहुत क्लियर होता है, फिर आपका फोकस चला जाता है कि आपको ये टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो, ये वाला टाइम यूटिलाइज कर सकते हो और किसके लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो प्रायोरिटी डिसाइड करो, एग्जीक्यूट करो, बस। अगर ये दो चीज़ आ गए। Do you agree, sir? You are making sacrifices in at many places. नहीं, मैं सेक्रीफाइस Scheduling your time because नहीं, सेक्रीफाइस actually you are doing time blocking. मैं सेक्रीफाइस नहीं बोलूँगा। मैं सेक्रीफाइस ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ा कुछ काम कर रहे हो ज़िंदगी में, आप नॉर्मल इंसान हैं, त्याग व्याग कुछ नहीं है। इसको जस्ट एक बेहतर मैनेज करने की चीज़ें हैं, No, I meant to say sacrifice. प्रायोरिटी डिसाइड करना बस। नहीं, स्लीप नहीं, आई थिंक नहीं, आपको वही ना, प्रायोरिटीज़ एंड टाइम एलोकेशन करना पड़ता है। प्रायोरिटीज़ आपने डिसाइड की कि ठीक है, आपको देखिए, यू डोंट नीड मोर देन 6 to 7 आवर्स स्लीप। उसके बियॉन्ड में नो वन इवन विल रिकमेंड आल्सो। 6 to 7 आवर्स में अगर आप 10:30 बजे सो जाते हो, 5 बजे भी उठ जाते हो, इनफ टाइम मिलता है टू विन ओवर योर मॉर्निंग शेड्यूल। देखिए, प्रोडक्टिव के हिसाब से कोई कब सोता है, कब जगता है, काफ़ी लोग प्रोडक्टिव होते हैं अलग अलग जोन में, बट मेरा मानना है कि मोस्टली लोग दो जो आर एबल टू विन ओवर देयर मॉर्निंग्स। मॉर्निंग में क्या है, आपका दिमाग एकदम फ्रेश होता है, आइडियाज़ इधर उधर के नहीं रहते, तो यू कैन थिंक फ्रेश। फिर धीरे 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 एज दैट डे प्रोग्रेसेस काफ़ी क्लटर आने लगता है, दूसरे थॉट्स आने लगते हैं। तो सेक्रीफाइस नहीं बोलेंगे, जस्ट ये बेटर मैनेजमेंट है, बेटर इंटेंट के साथ बेटर मैनेजमेंट। इंटेंट होना चाहिए, प्रायोरिटी डिसाइड होना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, और इसमें कोई त्याग नहीं है। व्हेन आई गो टू बैंकर, मैं बोलता हूँ रियल एस्टेट इज़ दी ओनली इंडस्ट्री विच इज़ रियल। बाद बाकी का आप केमिकल इंडस्ट्री की लो, ये दूसरा लो, तीसरा लो, सब पेपर नोशनल होती है। मैं तो रियल हूँ, तो रियल इंडस्ट्री इज़ रियल। अभी आगे बोलिए। Sir, since you are into this industry since last more than 20-25 years, we want to understand and solve it whether we should buy or rent, whether someone should buy it or rent. So I might buy same property and my 50% income will go into EMI, or I can take it on 2%, 3% rental. So prima facie it seems rental is better, rental is much better than buying. So wanted to understand your take on this. मैं थोड़ा सा एनेक्डोट बताता हूँ। एनेक्डोट इन द सेंस नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली द क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट। कोई बोलता है कि लीडर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं क्या? बॉर्न होते हैं क्या? तो भैया बॉर्न होगे तो लीडर बनोगे, तो पहले बर्थ लेना ज़रूरी होता है। आप नहीं खरीद रहे हो, किसी और ने तो खरीदी है वो। बाई वर्स रेंट मतलब इफ से सपोज यू आर, तो देयर इज समवन हु इज परचेजिंग, सो नाउ हु परचेजेज इट बेसिकली बाई वर्स रेंट का। बिकॉज समवन इज परचेजिंग, देन अगर वो परचेज नहीं करेगा तो रेंट नहीं करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट केवल ROI के बेसिस पे नहीं डिसीजंस लिए जाते हैं, साइकोलॉजिकल सेफ्टी के ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं। और अगर किसी को इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो कोविड का टाइम याद करना, लोगों को घर में से रेंट वालों से निकाल दिया गया, सड़कों पर डाल दिया और किराए वालों को घुसने नहीं दिया गया। तो जब आप अपना घर ओन करते हैं, आप खुद और स्पेशली यदि गृहिणी घर की रहती है उससे पूछना, एक किराए के घर में रहने का मानसिक सुकून होता है वो क्या होता है, किराए के घर में रहने का क्या होता है। आई डोंट डिग्रेड जो किराए पे रहते हैं, लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है दैट इज़ मोर देन द ROI पार्ट कैलकुलेशन यू डू। तो सर रियल एस्टेट में हमने दो मेजर चेंजेस देखे। एक तो जो कोविड की वजह से साइकोलॉजिकल शिफ्ट आया, एंड एक रेरा का इंट्रोडक्शन। कोविड से पहले लोग रेंटल्स प्रेफर करते थे, लेकिन कोविड के बाद लोगों को होम ओनरशिप का एक सेंस आने लग गया। सो इन सब की वजह से आपने स्ट्रैटेजिक शिफ्ट क्या दिखा इस इंडस्ट्री में? चेंजेस आप देखेंगे दो चीज़, एक तो मैक्रो चेंजेस ऑल ओवर कंट्री आए हैं और सिटी स्पेसिफिक चेंजेस हैं। पोस्ट रेरा कंसोलिडेशन हुआ है जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं। इसमें इशू क्या था कि आपको इस इंडस्ट्री में एंट्री के लिए कोई बैरियर नहीं है, आपके पास लैंड है, आपने सैंक्शन लिया और आ गए। लेकिन जिस इंडस्ट्री में बैरियर नहीं ज़्यादा होते हैं
वहाँ पर प्लेयर्स अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स आ जाते हैं। पोस्ट रेरा वो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई हैं। रेरा के बाद कंसोलिडेशन आया। अब देखो कॉर्पोरेट हाउसेज, गोदरेज हैं, लोडास हैं, इवन बी आर देयर, और अदर प्लेयर्स महिंद्रा वगैरह आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देखें कि बड़े से बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स आएंगे, कंसोलिडेशन होगा मार्केट में, एंड बेहतर प्रोडक्ट आप देखेंगे डिलीवर भी हो रहे हैं, टाइमली डिलीवर हो रहे हैं। रेरा की वजह से क्या फंड्स का मॉनिटरिंग है। तो ये जो चेंजेज है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर to semi-organized or leading to organized sector, that is the biggest change which I have seen in the real estate, and it is good for industry, good for clients. सो इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस हमें ये समझना है सर कि आज से 20 साल 25 साल पहले अम्यूनिटीज़ मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी मुझे एक प्रॉपर्टी कंसिडर करने के लिए, बट आज बहुत ल्यूक्रेटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो that may change my decision to whether I should choose this property to buy or not. That may impact my decision. क्या होता है कि पहले घर था बेसिक नीड में आता था, अभी घर एस्पिरेशन हो गया। यू वांट टू फ्लॉन्ट योर एड्रेस, यू वांट टू फ्लॉन्ट द क्वालिटी ऑफ अ हाउस यू लिव इन, यू वांट टू फ्लॉन्ट द नेबरहुड यू लिव इन। तो जो रोटी कपड़ा और मकान में जो मकान का कंसेप्ट था वो एस्पिरेशन का कंसेप्ट हो गया। द प्लेस आई बिलोंग टू, बिकॉज जब मैं बोलता हूँ कि आई लिव इन दिस बिल्डिंग इन दिस लोकेलिटी, ए सेंस ऑफ सटल प्राइड एंड सटल एरोगेंस, तो ये केवल सिर ढकने की जगह नहीं रह गई है। लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे इम्प्रूव हुआ ओवर अ पीरियड, तो उस हिसाब से हाउसिंग का कंसेप्ट ही बदल गया। इट इज़ नो मोर ए बेसिक नीड, इट इज़ मोर ऑफ ए आपकी लाइफ की क्वालिटी से रिलेटेड पार्ट हो गया। वेर एज आप जनरेशन वाइज भी देखेंगे, मिलेनियल्स जो है उनको घर खरीदना यानी घर का होना ज़्यादा वो प्रेफर कर रहे हैं, वेर एज जेंजीज जो है वो एक रिमोट एरियाज प्रेफर कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनली रीलोकेट होने का। देखेंगे किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंट्री में कुछ ऐसे माइलस्टोन्स या ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं जिसके बाद मतलब पोस्ट एंड प्री, जैसे हम इकोनॉमिक टर्म्स में बोलते हैं पोस्ट 91 है प्री 91, चीज़ें उससे पहले थी, चीज़ें उसके बाद। हाँ, तो कुछ चीज़ें वैसी नहीं रहती, हमेशा के लिए बदल जाती हैं। बट आई वॉन्ट टू नो कि लोग आजकल स्पेशियस अपार्टमेंट ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या दे आर हैप्पी विद स्टूडियो अपार्टमेंट? पीपल आर प्रेफरिंग फॉर बिगर हाउसेस, स्पेशियस spacious houses. We had to reorient about many projects. So there is a huge demand for bigger houses. So people are shifting for bigger houses. But at the same time, there is need for even studio apartments also. So studio apartment, like city like Pune was unheard of. Last 2-3 years में आप देखेंगे lot of projects. तो स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या है कि जो स्पेशली रेंटल्स में जो क्वालिटी नहीं मिलती थी, एक बंदा आता उसको पूरा 2 BHK नहीं चाहिए, ही नीड्स वन प्लेस जहाँ मेरा उसको थोड़ा कुकिंग हो जाए, वन प्लेस टू स्लीप। सो एक डिफरेंट कैटेगरी इवॉल्व हुई है। बट एट द सेम टाइम जो लोग खुद के रहने के लिए एस्पायर करते हैं वो एक स्पेशियस हाउस, और स्पेशली क्या होता है हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को अलग अलग रूम लगता है, बच्चे डिस्टर्ब न करें तो वो रहता है। अच्छा, पेरेंट्स साथ में रह रहे तो वो तो मीन्स नंबर ऑफ रूम्स एंड रूम का साइजेस वो बड़ा है, और अम्यूनिटीज़ की तरफ भी लोग पीपल वांट जिम, पीपल वांट स्विमिंग पूल, तो वो भी चीज़ें बड़ी हैं। तो देयर हैज़ बीन शिफ्ट एंड विच इज़ स्टिल सस्टेनिंग कि people are looking for bigger houses, better houses, luxurious houses. Sir, tell me how someone from middle class can get rich with real estate. What I should consider? एक फ्लैट इन Tier 1, Tier 2 सिटी, एक लैंड पार्सल, या फिर एक छोटे शहर में बड़ा घर? What is better for investing? I'll say real estate से रिच होना शायद टर्म अप्रोप्रिएट नहीं होएगा। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं,
इन्वेस्ट में आपका इन्वेस्टिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोडक्ट में कैसे किया है। बाय एंड लार्ज लैंड का एप्रिसिएशन देखा गया कि बेहतर होता है कंपेयरिंग टू योर फिनिश प्रोडक्ट, बट देयर आर रिस्क इन्वॉल्व बिकॉज हाँ, अगर आपका एनक्रोच कर लिया, बिकॉज आई बीइंग फ्रॉम रियल एस्टेट, other than my parental agriculture land, I don't have single square feet land. I know कि there is always a possibility that your land can be encroached by people those who are stronger than you, and legally you know how to, it takes decades together. Sometimes आपको land कहाँ चला गया आपको मिलेगा नहीं। तो from that point of view I mostly don't advise going for सच टाइप ऑफ लैंड। हाँ, जा रहे हैं तो प्रोटेक्टेड लैंड है। तो सर जैसे एक प्रोजेक्ट को बनने के लिए बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं, लेकिन हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि इफ़ देर इज़ एनी अदर कंट्री, बी इट सिंगापुर, चाइना, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना या पूरा प्रोजेक्ट बनना, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ 8 to 9 months, वेयर एज इन इंडिया हमको 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। तो ये जो डिले होता है प्रोजेक्ट में, इसका क्या मेजर रीज़न है एंड इसकी वजह से कस्टमर पे कॉस्टिंग का कितना इफेक्ट पड़ रहा है, दैट आई वांट टू नो। एक तो अगर देखेंगे हमारा जो स्ट्रक्चरल गवर्नेंस का सिस्टम है, रोटी कपड़ा और मकान में जो मकान का कंसेप्ट था, एट द टॉप द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन कम्स द स्टेट गवर्नमेंट, देन कम्स द लोकल बॉडीज। some matters are in concurrent list where your state and central government legislate on that part. Our, even though industry is under state list, but it has some repercussions which come into the concurrent list, like environmental laws and all. तो ये जब 3 टीयर की जब गवर्नमेंट या बॉडीज़ इन्वॉल्व रहती हैं, तो होता क्या कि जो दिस सिस्टम मतलब पर्टिकुलरली इंडिया के कंटेक्स्ट में इतनी जब इन्वॉल्वमेंट हैं तो आपको टाइम लगने वाला है। हो सकता है दूसरे कंट्रीज में ये सिस्टम ना हो, तो दे आर एक जगह जाओ, भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैंने ये एवोल्यूशन किया है, मेरी ये फिजिबिलिटी है, आप अप्रूवल दे दो। अप्रूवल दे देगा, आप एग्जीक्यूट कर दो अगले दिन से। यू कैन एग्जीक्यूट इन 1 day, 2 day, 3 day और 1 month, 2 month। तो हमारी जो गवर्नेंस की जो पिक्युलरिटीज़ हैं, शायद मेरा मानना है कि उसकी वजह से हमारा जो क्लियरेंस सिस्टम उतना फास्ट नहीं हो पाता, और टेक्नोलॉजी अभी तक हम उस हद तक नहीं लेके आ पाए हैं कि मैंने अपने ऑफिस में बैठ के एक प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया और आपको सैंक्शन आ गया घर में बैठे, वो भी नहीं है। तो जितना आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे वो फेसलेस इंटरेक्शन करेंगे। फेस अब क्या होता है कि आप देखें गवर्नेंस में, जब तक मुझे पता नहीं कि मुझे हेमंत से कोऑर्डिनेट करना है, मैं करके लाइक इनकम टैक्स में फेसलेस असेसमेंट किया। जब यू डोंट नो हुम टू इंटरेक्ट विद, आप अपना अप्रूवल डिसअप्रूवल साथ में दे दें, ख़त्म कर दें। तो राइट टू डिलीवरी अगर हम फिक्स करना चाहते हैं, तो अभी सिंगल विंडो को कैसे डालना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज में चेंजेस लेके आने हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रिलेवेंट लोग, रिलेवेंट एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट के, पीएमसी के, मैंने अपना ये प्रोजेक्ट एक विंडो पर डाल दिया, ऑनलाइन डाल दिया, मुझे किसी के वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। और मेरी जो भी क्वेरीज़ हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिंपल करो। और मैंने अपने ऑफिस से ही सब कुछ कर दिया। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक सिंगल विंडो पर लेके जाके अगर हम करते हैं, आपको 15 दिन में क्लियरेंस मिल जाएगा। लेकिन वो शायद, ये मेरी विश लिस्ट है आगे वाली अगर इतना इजी होता तो शायद जो लोग गवर्नेंस में बैठे वो कर देते, शायद उतना इजी नहीं होगा। बट अगर जल्दी करनी है, चीज़ें बेहतर करनी है, आप लोगों का चेहरा मत दिखाइए, टेक्नोलॉजी का तरीका बनाइए, और मुझे किसी एजेंसी के दरवाजे पे मत भेजिए। मैंने अप्लाई कर दिया, आप असेस कर दो, असेस करके मुझे अप्रूवल दे दो या रिजेक्ट कर दो, पैरामीटर क्लियर कर दो कि ये ज़रूरत है। ठीक है, इतना कन्फ्यूजन रहता है, यूनिफाइड ईसीआर में कुछ और है,
किसी का कुछ और है, कोई एजेंसी और कुछ भी लेती है. दे मस्ट हैव राइट इंटेंट, आई डोंट ब्लेम एनीवन, बट राइट इंटेंट में होता क्या है कि अगर मैंने सपोज एक लैंड लिया एक्स प्राइस पर, अब मुझे इसको डिलीवर करने में 1.5 साल लग रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, वो किस में बिल्डअप होएगा, और जब मैं आपको बेचने जाऊंगा तो अपनी कॉस्ट में ऐड करूंगा ना. तो कंज्यूमर के हित के लिए, बेटर प्राइसेस के लिए जितनी जल्दी गवर्नेंस के सिस्टम रिजॉल्व हो सकते हैं, जल्दी स्पीडी अप्रूवल्स मिल सकते हैं. स्पीडी अप्रूवल डजंट मीन डूइंग एनी रॉन्ग थिंग्स. स्पीडी अप्रूवल मीन्स रिमूविंग बोटलनेक्स, आइडेंटिफाइंग बोटलनेक्स, रिमूविंग बोटलनेक्स, एंड वो जब भी हो सकता है कि आप जब बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे और फेसलेस इंटरेक्शन करेंगे, तो शायद किसी दिन आएगा. लेट अस बी होपफुल. So that's true, sir. That's true. My knowledge about equity also increased in pandemic time only, because I get time. I get time to study and all. So that has worked like blessing in disguise. हाँ, होपफुल रहें, चीज़ें होंगी, बेहतर होंगी, उम्मीद रहे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमारी भी दुनिया कायम है, चीज़ें होंगी, बेहतर होंगी. Okay, let's avoid. So you don't want to give any year, but नहीं, बिकॉज आई एम नॉट सिटिंग इन डिसीजन मेकिंग हियर, सो आई कांट गिव यू. हाँ, हम ये हमारी एक उम्मीद है, चीज़ें होंगी. अगर आपका कहीं गवर्नेंस में है तो आप उनको पहुंचा दीजिए. एक रियल एस्टेट वाले, उनका दर्द है, समझ लो. हाँ, तो दैट्स व्हाट ना. तो यह है. और क्या है, आप देखें, मैं अगर राष्ट्र के हित से बात करूं, एग्रीकल्चर के बाद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है. ठीक है. और ये इंडस्ट्री केवल अपने आप में नहीं, आपके स्टील, सीमेंट, कंक्रीट, लेबर, टाइल्स, कितनी कितनी चीज़ें आती हैं. अब इंडस्ट्री बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, डिमांड जनरेट होगी, तो कोई ना, सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है इतने टेक्नोलॉजी के बाद भी. तो इस इंडस्ट्री and the cycle of money is also very much. So in any other, like in any IT industry, 100 rupees distributed, 50 rupees is still with the employee. Yeah. But in your industry or infrastructure industry or real estate industry, if you distribute 100 rupees, that goes till the tea stall, That's what. roadside tea stall. Yeah. So money इसलिए is like, इस इंडस्ट्री को अनफॉर्चुनेटली देयर इज सम स्टिग्मा कैरिड ऑन. तो उसको एक नए चश्मे से देखने की ज़रूरत है, नए एंगल से देखने की ज़रूरत है, नए इंटेंट से देखने की ज़रूरत है. और ये इंडस्ट्री अगर ग्रोथ करती है इन रेगुलेटेड मैनर, नॉट कंट्रोल्ड मैनर, रेगुलेटेड मैनर, ये राष्ट्र हित में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मनी सर्कुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, things can happen for better, things can change for better. so one honest thing which is real estate industry is tagged as conversion of कच्चा पक्का, conversion of black money. इट इज़ हैविली, मतलब किसी को ब्लैक मनी कन्वर्ट करना है तो बोलेंगे आप 1 करोड़ का फ्लैट 70 लाख में ले लीजिए, 30 लाख का आप कैश में दे दीजिए, 70 लाख आप रजिस्ट्री करा दीजिए, तो आपका इन शॉर्ट 30 लाख कन्वर्ट हो गया कैश में. मतलब इट इज़ यूज्ड इन एट गुड प्लेस. सो वाई इट इज़, मतलब ये 20 साल पहले ज़्यादा होता था, आई डू एग्री, बट अभी ये थोड़ा कम हुआ है. बट इट इज़ देयर, इट वॉज देयर, इट इज़ स्टिल देयर. नॉट मच क्वांटिटी कम हुआ है, बट है. Do you agree with this, sir? I want to know your honest opinion on this. नहीं, आई थिंक टू एन एक्सटेंट, स्पेशली इन महाराष्ट्र और स्पेशली इन पुणे, आई हैव सीन रेडी रेकनर रेट इतने फास्ट बढ़ाते हैं, आपकी उम्मीदों से ज़्यादा बढ़ता है. ठीक. और इनकम टैक्स में सेक्शन 43 सी, आई रिकॉल प्रॉपरली, वो रेडी रेकनर से नीचे आपको बेचने के लिए अलाउ नहीं करता. देयर आर सम स्टेट, आई नॉट रीनेम, आई नॉट नेम दैम, दे आर प्रोग्रेसिव स्टेट, बट रेडी रेकनर वहाँ पर सालों साल नहीं बढ़ता. माइट बी इन दोज स्टेट्स देयर इज स्कोप. महाराष्ट्र इज़ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट, एंड यहाँ पर हमारा स्टैम्प ड्यूटी का बहुत बड़ा जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो रियल एस्टेट से ही होता है. तो इसलिए यहाँ पर हार्डली देयर इज़ एनी स्कोप. तो इसलिए
यहाँ रेडी रेट्स ही मार्केट से कभी कभी हाई रहते हैं। सो टेकिंग बैक फ्रॉम बिल्डर। नहीं, समटाइम्स आपको 43 CA की रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट मीट करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज रेडी आर सो हाई एंड एट टाइम्स इन लाइक कोविड में एट डिस्ट्रेस वी हैड टू नॉट बी, मतलब एनी पर्सन हु वांटेड टू सेल हिज इन्वेंट्री, भाई मेरे को तो कैश फ्लो चाहिए, तो वहाँ पर चैलेंज आते हैं। बट बाय एंड लार्ज पुणे रियल एस्टेट मार्केट इज़ वेरी मच रेगुलेटेड, देयर हार्डली एनीथिंग। Honestly speaking, previously property investment was very lucrative, sir. So I was getting capital gain benefits. I was getting, at the time of selling, I was getting interest taxation benefit. I was getting capital appreciation and also rental yield. बट अभी आज की डेट में मेरे पास प्लेट में कुछ नहीं है, मतलब ना मेरे को रेंटल अच्छा, मैं 2% 3% रेंटल, उसके लिए मेरे को हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कैपिटल एप्रिसिएशन उतना है नहीं सिंस लास्ट 10 ईयर्स तो, एंड ना मुझे टैक्स में लिमिटेड बेनिफिट है और कैपिटल गेन बेनिफिट तो अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया। सो व्हाट इज़ देयर इन प्लेट टू, मेरे लिए है क्या, मतलब वाई मैं क्यों कंसिडर करूँ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को एज एन इन्वेस्टमेंट? दिस इज़ आई थिंक, देखेंगे आप इंडेक्सेशन का जो कंसेप्ट क्या है, ये किसी को बेनिफिट नहीं है, ये उसकी मनी वैल्यू को इंटैक्ट कर रखने का कोशिश था। अगर मैंने एक एसेट 4 साल पहले एक एक्स प्राइस पे लिया, मेरी मनी वैल्यू तो जो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू हो वो तो कम होती रहती है, तो ये उसको मीट करने का एक टूल था। पीपल इन गवर्नेंस आई थिंक थॉट अदर वे अराउंड कि आप, हाँ शायद देश हित में होगा है ना, तो लेकिन अगर कोई मेरे से पूछेगा इन्वेस्टर के हित में, मैं रियल एस्टेट हित में नहीं बोल रहा, इन्वेस्टर के हित में यह है कि उसको उसका मनी का वैल्यू इंटैक्ट रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो कैपिटल इंडेक्सेशन रहे। यहाँ रहता है, आपके शेयर्स में भी रहता है, हर जगह जहाँ पर मैंने पैसा डाला है, पैसे को वैल्यू मेरी चेंज हुई है, तो उसके ऊपर मेरे को जो रियल टैक्स गेन है मेरा, रियल गेन पे मुझे टैक्स लगना चाहिए। हो सकता है इस केस में ज़्यादा भरना पड़ेगा। नाउ पीपल विल वे ऑन ऑल द ऑप्शंस, उनको जो बेहतर लगेगा उधर करेंगे, बट ये इन्वेस्टर के हित में नहीं है, दैट मच आई कैन से। तो सर एज यू ऑल्सो नो कि दुबई में रियल एस्टेट का जो डेटा है वो ब्लॉकचेन पर होता है। सिंपली कहे तो कोई भी सिटीज़न ये रेट देख सकता है कि ये प्रॉपर्टी किस पे बिकी है या ये प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है, लेकिन वही चीज़ अगर इंडिया में देखें तो रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ब्रोकरेज को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहती है। ऐसा भी देखा गया है कि सेम ही लेआउट की सेम ही फ्लोर पे प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट रेट्स पे बिक रही है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये ट्रांसपेरेंसी इंडिया में कब आ पाएगी? इनका अगर मेरा कंसर्न पूछेंगे तो आप टाइटल से रिलेटेड पहला चीज़ होना चाहिए कि टाइटल अगर मैं आई एम एबल टू एस्टेब्लिश एक्स से बाई से, तो इसमें जो फ्रॉडुलेंट डील हैं वो नहीं होने चाहिए। तो वहाँ तक ब्लॉकचेन आपको हेल्प करेगी, बट दुबई से इंडिया का कंपैरिजन शायद उतना एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ लैंड एस्टेट सब्जेक्ट है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, कर्नाटका की अलग होंगी, महाराष्ट्र की अलग होंगी, बट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर गोइंग डिजिटल डे बाई डे। तो लैंड फ्लैट का या किसी टाइटल का लैंड सेट वो आता है, तो वो अगर पहले डिजिटल हो जाता है, फिर उसके बाद आपके दूसरे टाइटल ब्लॉकचेन से आप सोच सकते हो, लेकिन ये अक्रॉस इंडिया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको हर एक स्टेट को अपने इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, और दुबई एक बहुत स्मॉल है, तो वहाँ पर पॉसिबल है, इंडिया में आ सकता है, बट कब आएगा शायद नहीं पता। लेकिन ब्लॉकचेन अगर आता है तो टाइटल से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं काफ़ी हद तक लिटिगेशन से लोग बचेंगे, फ्री टाइटल मिलेगा, कंप्लीट टाइटल मिलेगा, ट्रांसपेरेंट टाइटल मिलेगा। एज फार एज अदर ट्रांसपेरेंसी इज कंसर्न, आई थिंक रेरा स्पेशली महारेरा, अच्छा महाराष्ट्र में पिकुलर है, वी हैव
your MOFA, we have RERA also. So we are governed by two acts. What is MOFA and We have previous act, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैक्ट एक्ट, वो भी प्रोविज़न अपने को अप्लीकेबल होते हैं और रेरा के भी होते हैं. रेरा के आने के बाद मोफा गया नहीं, देट इज स्टिल ऑन द बुक्स. तो सर्टेन प्रोविजंस ऑफ मोफा वी आर गवर्नड बाय एंड रेरा महारेरा वी आर 100% गवर्नड बाय. तो उससे काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी आई है और कंज्यूमर्स में भी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है. एंड ये स्लोली आगे निरंतरता आएगी इसमें. जहाँ तक रेट डिफरेंस का है, आई थिंक इनकम टैक्स का जो 43C है काफ़ी हद तक प्लग की उसने वो चीज़ों को. सो ये चीज़ें होती होंगी शायद पहले, अभी उतना नहीं होता. यू विल हैव ऑलमोस्ट सिमिलर रेट्स हैपनिंग, क्योंकि स्कोप ही नहीं है आपको उतना. Since Airbnb has come into picture and became very popular in India, we want to understand how it is impacting your both business. So your hospitality business, it is impacting negatively, and your real estate business, it is impacting positively. We want to understand from your viewpoint, or there is no impact, that also a chance. So there is no impact on your both business. एयरबीएनबी एक डिफरेंट सेगमेंट है. और पुणे में जो बिजनेस होटल्स हैं, बिजनेस होटल वाला जो बिजनेस के लिए आता है वो बिजनेस होटल में रुकेगा, वो एयरबीएनबी में नहीं रुकेगा. एयरबीएनबी में क्या होते हैं, 4 दोस्त आए घूमने, वो रुक गए. तो एक नया मार्केट है, नई अपॉर्चुनिटीज से ग्रोथ हुई है एक अलग सेक्टर की. उससे होटल इंडस्ट्री पर से डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, बट एक डिफरेंट सेगमेंटेशन है. तो आई थिंक इससे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. लोगों को लगता है कि सस्टेनेबल मेरा तरीका है, इसमें मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा निकलेगा. हाँ, एयरबीएनबी में मेरा क्वेश्चन यही है, थोड़ा सेफ ऑप्शंस, बिकॉज व्हेन स्पेशली लेडीज़ आर विजिटिंग, तो आई ऑलवेज व्हेन माय डॉटर ट्रेवल्स, मेरा कंसर्न रहता है कि वेदर दैट एयरबीएनबी प्लेस इज सेफ इनफ और नॉट. Because you understand, even when houses are rented out, what type of things some people do it. Airbnb, the way it has happened in Europe and all, their things are much better placed. I like this to be little some sort of control word I will not use, some sort of safety concerns of the client, especially the female client being attached to. Because safety is my concern as far as Airbnb is concerned. Otherwise, it is a good product. तो सर सेम क्वेश्चन, बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड, बट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. Especially the business hotels were more affected because people were leisure hotels or resorts. They are able to make money, but the business hotels were totally मतलब badly affected. But that way it is time to look inward. When times are bad, you look inward to reduce your cost, to manage your cost. So that is the time people have looked inward to control their all type of fixed expenditure, recurring expenditure. So somehow in long term that has brought in some sort of efficiency in operations. And there was some support. I will not say they were giveaways to industry. There are some supports जो इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटीज़ के रूप में गवर्नमेंट ने दिए थे, एंड मोस्ट ऑफ द होटल्स हैव रीपेड दैट अलोंग विद इंटरेस्ट. तो अगर किसी को गलत फहमी है कि गवर्नमेंट ने एक पैसा भी किसी को इंडस्ट्री को दिया था, हेल्प की थी जो इंडस्ट्री ने वापस की है उनको. सो आई थिंक अभी इंडस्ट्री इज बैक ऑन ट्रैक विद बेटर एफिशिएंसी. Sir, technology has any role to play in your industry, or there is no role? Bangalore has launched one hotel. So you have one मतलब housekeeping team which cleans rooms and restaurant team. Otherwise it is all AI assistant sitting there. There is no human beings, no human interface. So that is how the technology is coming in place. Even in real estate, might be in my lifetime, might be thereafter. You may have 3D printing technology coming in place. So technology is going to be there,
how fast, how much, it is matter of the time. But without technology, things have changed drastically, whether even hospitality industry और कंस्ट्रक्शन आल्सो. कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन का तरीका आज से 10 साल पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा. सो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है. राइट टेक्नोलॉजीज़ का एप्लीकेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन में भी है और होटल्स में भी है, दोनों में है. जो लोग नहीं कर पाएंगे वो पीछे रह जाएंगे. यस. आई मीन टू से 20 साल पहले जब कोई फ्लैट खरीदता था, कोई प्रॉपर्टी खरीदता था, तो आप पेपर पे दिखाते थे कि ऐसा एंट्री एंड देन एग्जिट एंड दैट लाइक दैट. नाउ इट इज़ बिफोर फ्यू ईयर्स इट केम इनटू सैम्पल फ्लैट की बिफोर बाइंग आप एक्चुअल फील लीजिए फ्लैट का कि कैसा है. एंड नाउ 3D थिंग हैज़ कम इनटू पिक्चर. देन रिसेंटली वर्चुअल रियलिटी, सो यू कैन एक्चुअली व्यू की बालकनी से आपका व्यू कैसा लगेगा, और आप यू कैन हैव एक्चुअल फील वाया वर्चुअल रियलिटी. So is there a role to play, important role to play, or there is not much important role to play of technology in your industry? I'll tell you, we launched one project, and what we did, from each alternate floor, we had done drone shooting. So if you want to purchase on 5th floor or 15th floor, this view, you click on that, it will show what actually we are going to have. Standing in the balcony and नहीं, मतलब वो आपका ऑलरेडी शूटिंग हो चुका है. फिर से 15th फ्लोर पे मैंने ड्रोन को भेजा, ड्रोन ने वो पूरा एरियल सर्वे किया. सो योर 15th फ्लोर व्यू फ्रॉम योर बालकनी, व्हाट इज एक्चुअल व्यू यू आर गोइंग टू हैव, यू कैन सी इट राइट नाउ व्हेन यू आर मेकिंग बाइंग डिसीजन टुडे. सो दैट इज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. okay. How It is still on plinth level, मतलब nothing is there. it is just ground. Ground level. Okay. So, but how you will look like when you stand, but it is not some fiction, it is actual. So, and from where, like if you are coming from Shivaji Nagar coming to certain side, which road you are taking, the total actual view of the road, which floor you are going, which direction you are purchasing. So, technology has improved your buying decisions. You can see, you can feel what product. Tell me one thing, sir. Same amount of knowledge you have today, at the age of 20, transfer the age, shift the age to 20 with same amount of knowledge. Few things which you will do it differently. If I was to take with the same amount of knowledge at the age of 20 years, I think I'll still prefer the same route. So you're happy what you have done in life. Yes. I'll still prefer the same route. ओके सर, आज तक आपने किसी भी एम्प्लॉय से सबसे फनीएस्ट या सबसे अजीब एक्सक्यूज सुना हो? कुछ लोगों की बाइक एक ही जगह पंचर होती है एक ही टाइम पर. ठीक है. एक स्टैंडर्ड एक्सक्यूज होता है, सर ट्रैफिक ज़्यादा था. अरे मैंने प्राइम मिनिस्टर आ गया, उसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, तो ठीक है. अगर तुम्हारा रेगुलर ट्रैफिक उतना होता ही है ना, अब पुणे सिटी में रह रहे हो तो होगा. बाइक पंचर होना, ट्रैफिक था, ऐसे टाइप के एक्सक्यूजेज होते हैं. तो मैं बोलता हूँ ठीक है, जहाँ पंचर हुआ वहाँ से वो फोटो निकाल के भेज दो. At our office generally क्या आता है, हम बीमार हैं. बीमार होना इज द, हम लोग और इंटरव्यू वाले कैंडिडेट तो जनरली सैटरडे को बीमार हो जाते हैं. सो व्हेन यू फिक्स अप एनी इंटरव्यू ऑन सैटरडे, वो बीमार हो जाते हैं. तो मैंने बोला सैटरडे इज द नेशन इलनेस डे. नहीं, क्या होता है, ये चीज़ें हैं ना लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होती हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए. आप बीमार है तो प्लान भी आपके पास रहना चाहिए. सो इट डजंट वेस्ट योर टाइम. आज तक सर आपने कोई एकदम अलग, अजीब सी या यूनिक सी होटल गेस्ट या फिर आपके प्रॉपर्टी लेने वाले बायर से सुनी हो कि ये रिक्वेस्ट है उनकी? जैसे मैंने एक सुना था कि एक होटल गेस्ट है, कोई, इट इज़ आउटसाइड इंडिया, होटल गेस्ट था, उसको ही नीडेड दिस होटल रूम फॉर 4-5 days, बट उसको अपने रूम में सब कुछ पर्पल चाहिए था.
He's like, I need everything in my room purple, whether it's soap, whether it's toothpaste, whether it's toothbrush or the bed sheets. मुझे सब कुछ पर्पल चाहिए. तो ऐसा कुछ कभी आपने अपने होटल सेक्टर में कोई अजीब सी बिजार सी रिक्वेस्ट सुनी हो? बिजार सी रिक्वेस्ट मोस्टली फूड आइटम्स वगैरह में आती हैं. रूम तो स्टैंडर्ड है, यू कांट हार्डली. बाद बाकी की जो चीज़ें रहती हैं, स्पेशली फूड रिलेटेड चॉइसेस रहती हैं, उससे रहती हैं. एंड टिल द टाइम वी कैन सर्व इट विद प्लेजर वी डू इट. अदरवाइज तो फूड आइटम्स को मालूम आप लेके करा ना, उससे रिलेटेड रहती हैं. the craziest or funniest thing you have heard about yourself from your team or from your employees? Now I'll tell you one person who is not there now. He came to me, sir, I want to come and meet you at home. Come anytime, but tell me. Employee? नहीं, one of our consultant. Okay. Okay. बोलता I want to see कि whether you at home also you remain like this. Because बोलता I have never seen you dressed casually. So you always look like this. So I want to sleep. How do you look like? I laughed at him. मैंने कहा घर पे जैसे आप रहते हो मैं भी वैसे रहता. Obvious. सर एक वेरी पर्सनल क्वेश्चन टू रियल एस्टेट थिंग. सर बिल्डर लोग सिक्योरिटी लेके क्यों घूमते हैं इतने? सीन मेनी प्लेसेस बिल्डर लोगों के पास हमेशा 3-4 द प्रमोटर ओनर इज लाइक 3-4-5 सिक्योरिटी. मतलब इस डर क्या है, किस चीज़ का डर है? डर नहीं वेरी होता. गुड. डर नहीं होता. ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अब लैंड रॉ मटेरियल होता है, तो शायद चांसेस हैं कि कोई आपसे कहाँ पर गुस्सा हो जाए, कहाँ से रॉन्ग वे में रेफर हो जाए फीडर्स. देखिए कोई भी पैसा ऐसा खर्च नहीं करना चाहता, वाकई रिस्क एलिमेंट रहता है. तो ये जो रॉ मटेरियल जो है हमारा, वो रिस्क प्रोन रॉ मटेरियल है. वो रिस्क प्रोन रॉ मटेरियल होने की वजह से थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व रहता है. तो जिनको रिस्क एलिमेंट लगता है, दोज पीपल मस्ट बी लुकिंग फॉर इट. बड़े सपने देखें, अपने सपनों में यकीन करें और अचीव करें. थैंक यू. थैंक यू.